डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ। इतिहास ये बताता है कि कोई घटना जो भूतकाल में घटित हुई वो किस तरह से घटित हुई, किस प्रकार उसका वर्तमान में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इतिहास देता है। और इतिहास में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भारत में किस प्रकार यानी विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पे शासकों ने शासन किया, कैसे बाहर से यहाँ लोग आए। पहले लाहौर राजधानी रही, लाहौर से फिर दिल्ली बनी, दिल्ली से कुछ समय के लिए दौलताबाद इसको स्थापित किया गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कोलकाता पे आधिपत्य किया, फिर दिल्ली रही। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दिल्ली सेंट्रलाइज होने के कारण, केंद्रीय स्थिति होने के कारण जितने भी शासक थे उनका जो नज़र रहती थी वो दिल्ली पर रहती थी कि दिल्ली उनके आधिपत्य में रहे। दिल्ली आधिपत्य में रहेगा तो दिल्ली से नॉर्थ भी कवर हो जाएगा और धीरे धीरे साउथ की तरफ भी वो बढ़ जाएंगे। ये चीज़ मान के वो दिल्ली पर अपना आधिपत्य रखते थे। हम लोगों ने अभी तक जो दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंश के बारे में पढ़ा, सबसे पहले गुलाम वंश की बात की जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की बात करी, फिर खिलजी वंश की बात की। आज हम आगे बढ़ रहे हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश की अगर बात करें तो सैयद वंश की जो स्थापना मानी जाती है, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिसने शुरुआत करी सैयद वंश की, उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे करी? इस शुरुआत के लिए तैमूर ने से इन्होंने क्या करी, दिल्ली जीतकर। तैमूर जो थे शासक, जो जिसे कहा एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने धर्म के आधार पर कई लोगों की हत्याएं करवाई थी। तो तैमूर ने जब दिल्ली को जीतकर ये क्या कर, ये जिस प्रकार मोहम्मद गोरी ने युद्ध जीता और हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, लेकिन वो गया प्रतिनिधि किसे छोड़ के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका गुलाम था उसे उसने यहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त करके शासक बना के चला गया। इसी प्रकार तैमूर ने भी क्या किया, दिल्ली को जीता, लूटा, यहाँ से जो भी सामान लिया, अपना सोना इकट्ठा किया, रवाना हो गया और जाते वक्त अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया खिज्र खां को और इसे बोला कि तुम्हें यहाँ शासन करना है। जिस प्रकार गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दिया, इसी प्रकार तैमूर ने खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त करके चला गया और इसी से मानी जाती है सैयद वंश की स्थापना। तो खिज्र खां यहाँ के शासक बने। खिज्र खां 1414 से 1421, 14 से 1421 के बीच में जो टाइम पीरियड है, उस समय खिज्र खां ने यहाँ दिल्ली में शासन किया और पूरा का पूरा भारत में इन्होंने साम्राज्य अपने स्थापित करी और इन्होंने शाह की उपाधि धारण की। ये जितने भी शासक थे, सुल्तान थे, जैसे ही ये अपने समय में कुछ उपलब्धियां हासिल करते थे उसी के साथ क्या करते थे, उपाधियां धारण कर लेते थे। तो इन्होंने शाह की उपाधि धारण की, साथ ही अपने नाम के सिक्के चलाए। यानी जो खिज्र खां थे सैयद वंश के संस्थापक, इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए और इन सिक्कों के प्रमाण से पता चलता है कि इस समय इनका शासन रहा। इसके बाद में जो ये शासन था खिज्र खां के बाद, उसके बेटे मुबारक शाह के पास चला गया। खिज्र खां की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसने 1421 से 1434 के बीच में मुबारक शाह ने शासन संभाला। हम इन शासकों की विशेष व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल नहीं की थी। तो यहाँ फिर इन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज काम किया, सर्वशाह की उपाधि धारण की। पिता शाह थे तो ये सर्वशाह बन गया, यानी उससे बढ़कर इसने उपाधि धारण की और अपना शासन चलाया। विशेष युद्ध नहीं किए, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। फिर अंतिम शासक आता है, अंतिम सैयद शासक आलम शाह। आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं और इन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से शासन त्याग दिया। जो शासन कर रहे थे, इन्होंने कहा बहुत राजपाट हुई, अब मैं इसको सत्ता को त्याग देता हूं। तो आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया, यानी इनको किसी ने हराया नहीं था, इन्होंने अपनी इच्छा से शासन छोड़ा। और इसके बाद बहलोल लोदी ने क्या किया, अधिकार कर लिया इस पे। बहलोल लोदी से लोदी वंश की स्थापना मानी जाती है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1451 में बहलोल लोदी यहाँ पे संस्थापक बने। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ। यानी काफी लंबे समय तक भारत में जो या कहें दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों का आधिपत्य था। और अफगानों का आधिपत्य कब से माना जाता है? बहलोल लोदी के शासन से। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अफगान का शासन कब से माना जाता है, तो बहलोल लोदी के समय से अफगान का साम्राज्य माना जाता है। बहलोल लोदी इन्होंने भी क्या किया, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किए। यहां अगर हम कहें जौनपुर के महमूद शाह सरकी,
सरकी था, सक्की किस्म का था। इसने भी क्या किया, दिल्ली पे आधिपत्य। देखिए आप इतिहास उठा के देखिए या आज भी अगर हम देखें, भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दिल्ली। तो इस दिल्ली पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए जौनपुर के जो शासक थे महमूद शाह सरकी ने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, युद्ध हुआ बहलोल लोधी और इनके बीच में। और दिल्ली अधिकार का जो प्रयास था सरकी का, महमूद शाह सरकी का, उसको इसने असफल कर दिया। यानी लोधी इस युद्ध में विजयी हुए और वो सत्ता में बने रहे। इसके बाद में 1489 में 1479 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है और लगभग इन्होंने 38 ईयर्स 38 वर्षों तक लंबा शासन किया और अपने राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संस्थापित रखा और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद में इसका दूसरा पुत्र, यानी पहला पुत्र अयोग्य था, इसलिए जो अमीर जो निजाम थे उन सब ने मना कर दिया कि इसको नहीं बैठाएंगे। और सेकंड जो इसका पुत्र था निजाम शाह को शासक बनाया गया। शासक बनाने के बाद उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करने के बाद वो सुल्तान बना। यानी बहलोल लोधी के बाद में दूसरा जो शासक बना दिल्ली का वो निजाम शाह जो बना, जिसे सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बहलोल लोधी की तरह ये इसने ऐसा नहीं कहा शांति से रहूंगा। इसने क्या किया, जैसे ही सुल्तान बना अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहां इसका जो साम्राज्य विस्तार, उसमें तिरहुत एक जगह थी उसको इसने जीता, फिर इसने बिहार को जीता, उसके बाद बंगाल को जीता। इस प्रकार इसने यहां हम कहें तो ये बिहार बंगाल यहां ये इस तरफ बढ़ गया, दिल्ली से इस तरफ इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। साम्राज्य बढ़ाने के साथ साथ इसने जो मेन फोकस किया, भूमि को नापने का सिस्टम अपनाया। इन्होंने कहा कि गज में भूमि नापी जाएगी, कितने गज है, तो यहाँ गज यानी 1 गज बराबर 30 इंच लमसम इसकी बताई गई है कि इन्होंने भूमि का ये आधार बनाया। और भूमि को नापने के आधार पर फिर क्या सिस्टम किया, जितनी भूमि होगी उसी भूमि के अनुसार लोगों को कर देना होगा, टैक्स देना होगा। तो ये इन्होंने टैक्स का लेने का सिस्टम शुरू किया। जैसे ही टैक्स लेना शुरू किया, रेवेन्यू आना शुरू होता है, तो उसके बाद में इसने और काम शुरू किए। ये जो निजाम शाह था, निजाम शाह गुलूर खां के नाम से कविताएं लिखता था। यानी आप देखिए निजाम शाह में क्या क्वालिटी है। पहली चीज, उसने साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसमें क्या है, एक कवि हृदय है। कि कवि हृदय से अभिप्राय यह है कि ये जो जितनी घटनाएं हुआ करती थी, जो इसके इन सब युद्धों से भी हटके इसके मन में जो चीजें होती थी, उनको क्या करता था, कविताएं लिखता था। और कविताएं किस नाम से लिखता था, गुलूर खां के नाम से। यानी अपने वास्तविक नाम से नहीं लिख के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। और इसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण किया, जो वर्तमान में जहां पर ताजमहल स्थित है, उसका निर्माण निजाम शाह ने किया। और इसके बाद में लोधी वंश का अंतिम शासक आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की जैसे ही बात आती है तो ये अंतिम शासक के रूप में माना जाता है। और यहाँ अगर हम कहें तो भारत में इब्राहिम लोधी के बाद में लोधी वंश की पकड़ धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उस समय एक सूरवीर योद्धा के रूप में जो पूरे राजस्थान और यहाँ तक दिल्ली तक अपना परचम फहरा रहा था, राणा सांगा। राणा सांगा जिसके 80 गांव थे, आज कहा जाए तो दिसंबर में अभी उनकी जयंती गई थी। तो राणा सांगा ने क्या किया, राणा सांगा और लोधी के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में सांगा ने लोधी को पराजित कर दिया। यानी यहाँ लोधी वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। और यहाँ जब दिल्ली की बात करें, लोधी वंश की सत्ता समाप्त हुई, लेकिन क्या हुआ कि इसने इसको वापस पुनः छोड़ दिया और दिल्ली पे वापस लोधी ने अपना साम्राज्य रखा। उसके बाद में बाहर से आक्रमणकारी आए और आक्रमणकारियों ने लोधी वंश को समाप्त करके उसके बाद से जो सिस्टम शुरू होता है, मुगल कालीन व्यवस्थाएं आती है। हम लोग मुगल कालीन व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, इससे पहले ये पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय में जो मुख्य पदवा हुआ करते थे उनका क्या नाम है, सुल्तान क्या है, फिर इसके अलावा मीनाकारी पद्धति क्या थी, जो बाजार का जो व्यक्ति नियंत्रण करता था उसका क्या नाम था। ये थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, हम नेक्स्ट वाली क्लास में उनके नाम पढ़ेंगे, वो पद क्या थे और उनका कार्य क्या था। उसके बाद हम अगली वाली क्लास में मुगल कालीन व्यवस्थाएं पढ़ेंगे। थैंक यू।